फिर से बीए फर्स्ट ईयर तथा एमए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो अत्यधिक हर वर्ष पूछे जाते हैं। इनमें से हर साल एक नए क्वेश्चन आता है ही है। जैसे कि समाज किसे कहते हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई है, समाज किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं तथा संस्कृति और सभ्यता किसे कहते हैं, सांस्कृतिक सभ्यता में अंतर किसे कहते हैं तथा वर्ण तथा जाति व्यवस्था किसे कहते हैं, और विवाह किसे कहते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह विवाह कितने प्रकार के होते हैं, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, जनजाति विवाह, ये अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है परिवार किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, द्विकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि समाज की अवधारणा किसने दी, समाज की अवधारणा की विशेषता क्या है। ये अत्यधिक क्वेश्चन देखोगे तो हर साल ही पूछा जाता है। अब उसी के रूप में जैसे समाज किसे कहते हैं, समाज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो जो सबसे छोटी होती है उसी को लिखने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि अति लघुत्तरी में 15 से 20 शब्दों में ही लिखना होता है। हमको परिभाषा अच्छी होनी चाहिए और कोई भी ऐसे वर्ड लिखें जो अच्छे शब्द हों। हम वहाँ पास शब्द का प्रयोग ज़्यादा अच्छा करते हैं जहाँ पास शॉर्टकट छोटे शब्द में लिखना हो। जैसे 15 से 20 को 20 वर्डों में लिखना है तो हम उन शब्दों को चुनते हैं जहाँ पास अच्छी अच्छे से अच्छे शब्द हों और उनका अर्थ निकल सके और एग्जामिनर समझ सके। अब जैसे लघुत्तरी विस्तृत जब क्वेश्चन होता है उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, उसमें शब्द का तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब छोटे शब्द होते हैं तो उनको हम अत्यधिक ये सोचा जाता है कि इन शब्दों को ऐसा अर्थ दिया जाए जिनका अर्थ कम शब्दों में ज़्यादा विस्तार कर दिया जाए। जैसे हमने लिखा है अंतःक्रिया का योग, अंतःक्रियाओं का जैसे योग होता है तो देखोगे अंतःक्रिया मतलब दो या दो से अधिक, तो हम ये भी लिख सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का योग, समूह, उसे क्या कहते हैं, समाज, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हमने अंतःक्रिया लिखा तो एक वर्ड ऐसे मिला जो एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं अच्छा वर्ड है, इससे एग्जामिनर भी खुश होगा और अच्छे नंबर देने की कोशिश भी करेगा। तो अत्यधिक हम उन शब्दों का प्रयोग करें जो अच्छे किताबों में लिखी हो, शब्द अच्छे शब्दों में हो, अच्छी लैंग्वेज हो, अच्छे विचार हों, और जो शुद्ध सांस्कृतिक भाषा या शुद्ध हिंदी वर्ण की शब्दावली हों उनका प्रयोग करें शुद्ध हिंदी भाषा में। तो अत्यधिक हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि लोग जब कोई बीए एमए की कॉपी लिखता है तो कुछ भी लिख देता है, देखोगे कि उसमें शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं है, हिंदी हिंदी के सांस्कृतिक शब्द नहीं होते हैं जो किसी न किसी कारण से नंबर कम आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले शब्दों का चयन करें और शब्द ऐसे बनाएं जो अत्यधिक शब्द जो हमारे संस्कृत निष्ठ हों और अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। अब जैसे हम कहते हैं समाज किसे कहते हैं, तो समाज किसे कहते हैं, तो समाज हम किसे कहते हैं, समाज हम उन्हें कहते हैं अंतःक्रियाओं का योग, यानी मतलब दो या दो से अधिक अधिक व्यक्तियों के बीच का समूह। ठीक है ना, अंतःक्रियाओं का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। ठीक है ना, जैसे लिखा अंतःक्रियाओं का योग, इसका हम अंतःक्रियाओं का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों का योग जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच बीच होता है। अब दो विभिन्न व्यक्तियों के बीच का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलो हम हमारी सोसाइटी है, शादी में देखो गाली कोई देता है, कोई बहुत अच्छी बात करता है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया पढ़ा लिखा है नौकरी वाला, तो हम उसको अच्छे से बैठाते हैं, बोलते हैं, उसकी बात करने की अलग तरीका हो जाता है, निकल आता है ऑटोमेटिक, आप बोलते हैं। और वहीं कोई आ गए उस तरह का, करे तू कहाँ जाता है, इस तरह की भाषा बोलते हैं या ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं जिससे उसको पता चलता है कि ये किस सोसाइटी का है। जैसे देखोगे गांव घर में लोग अत्यधिक साड़ी या ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो पूरे अंग ढके हों, जबकि सिटी में देखते हो कि जीन्स टी शर्ट लड़कियां पहन के चल देती हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत जमेगा,
लेकिन सिटी में जो देहाती लड़की जाती है या देहात की जाती है, गांव घर की लड़की जाती है सिटी में, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो पहनने चाहती है लेकिन वो सोचती है कि घर कोई देख लेगा, मेरी फ़ोटो देख लेगा तो क्या कहेगा, सोसाइटी क्या होगा, या तो इस तरह के जैसे देखोगे इस तरह के बीच में बहुत अंतर्भेद होता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी अलग ही होती है। अब देखोगे कहीं सोसाइटी जब होती है, जैसे कोई व्यक्ति गया देहात का गांव से गया दिल्ली या मुंबई कमाने, तो वहाँ के लोग जैसे देखोगे सोसाइटी अलग है। वहाँ के लोग छोटे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मतलब वहाँ कल्चर हो गया है। भारत में बहुत से विविधताएं हैं, हर तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे सोसाइटी कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा हो जाए। देखोगे कि कोई व्यक्ति जैसे कोई पढ़ता है व्यक्ति, तो उसमें अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति होगा तो उसको टीचर भी अच्छा बोलता है। जो कम पढ़े में अच्छा होगा तो उसको ठीक से बोलता भी नहीं, उससे पूछता भी नहीं, वो अकड़ भी जाता है या लड़ने भी लगता है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या लड़का होगा, उससे मास्टर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा, और वो अगर कहीं बता भी नहीं पाता ना तो उसको बैठा देता है या उसको समझाता है याद करके आओ, अच्छा है, ठीक है। तो कहीं देखोगे फिल्मी स्टारों में क्या होता है ना, तो समाज में उनके स्टाइल देखोगे, या भले ही कितना भी गलत या कितना भी बेकार परफॉर्मेंस हो, लेकिन उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट ही करते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा, ताली बजा के सम्मान करते हैं। वहीं कहीं देहातों में या गांव में होता है, तो देहात में क्या, अगर बेकार हो गया तो उसको बेइज्जती महसूस होती है कि यार हमने क्या कर दिया, उसको शर्मिंदगी महसूस करते लोग, उसको चिढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिया जाता है। तो यही है हमारे यहाँ की सभ्यता या वह संस्कृति है। समाज किसे कहते हैं, समाज का मतलब यही होता है दो व्यक्तियों के बीच का योग, जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, समाज कहते हैं। तो परिभाषा मेरे ख्याल से बता गई है। तो अंतः क्रियाओं का मतलब ये जान गया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का समूह जो एक व्यक्ति से जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे विभिन्न व्यक्तियों का मतलब बताएं कि जैसे कोई गांव का घर है, गांव घर का व्यक्ति है, गांव का गांव व्यक्ति सिटी गया या दूसरे शहर गया, दूसरे राज्य गया, तो वहाँ की जो सोसाइटी होती है वहाँ, जैसे देखो गांव घर की भाषा देहाती होती है, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वहीं सिटी जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका इंग्लिश प्रयोग या वहाँ की लैंग्वेज सीख जाता है, तो या कुछ ऐसे बोल देता है। देखो कि गांव घर में लोग जैसे जैसे माता पिता हैं तो बड़ी हाथ से खाना खाते हैं। जब व्यक्ति को पढ़ के या कहीं दूसरे सिटी से आता, पैसा वैसा कमा के या नौकरी करता होगा, तो वो चम्मच का प्रयोग करता है। तो वो कहता है ज़्यादा अंग्रेज होगा क्या, इस तरह के वर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज हमारा ऐसे ही होता है। तो समाज की परिभाषा इसीलिए कहा जाता है, दो वर्ड में लिखा जाता है समाज किसे कहते हैं, तो अंतः क्रियाओं का योग जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है उन्हें समाज कहते हैं। तो समाज की परिभाषा लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, अंतः क्रियाओं का योग का जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है समाज कहते हैं। अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है हर साल, जिसे ये मान चलो हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही है। समाज किसे कहते हैं या समाज की विशेषता क्या है। तो विशेषताओं में भी यही लिखना है कि समाज की हमारे समाज की बहुत सारी विविधताएं हैं। हर भाषाई पर विविधता हैं या विशेषता हैं, कल्चर है, इस तरह की विशेषताएं दो तीन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समाज की विशेषता हो गई। अब अगला क्वेश्चन जैसे लिखा, समाज तथा संस्कृति में अंतर क्या है। तो समाज की परिभाषा जान गया, संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति की हम बता दे रहे हैं। संस्कृति का मतलब होता है जैसे मान चलो कोई व्यक्ति, हमारे पिताजी हैं, ठीक है। हमारे पिताजी ने हमको क्या सिखाया कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के साथ ऐसे बैठो, कोई बड़ा आ जाए तो उसके पैर छुओ, उसको पहले पानी दो, उसको पहले बैठाओ, उससे पूछो, ठीक है ना। अब बड़े अच्छे से पढ़ो लिखो, ये क्या है, संस्कृति क्या है। कहीं कहीं ना देखोगे कि कोई व्यक्ति, जैसे देखो शादी विवाह में क्या गाली देती हैं कुछ औरतें, तो वो भी हमारी ही समाज है, वो हमारी संस्कृति की है जो पहले से चली आई। आज भी देखोगे गांव घर में जब औरतें होती हैं तो शादी की जून क्या होती है, जब दूल्हा जाता है तो विदाई जून या गाली देती हैं, कुछ कलेवा के समय गाली देती हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं, वो सॉरी संस्कृति यही है कि हम अपने बड़े पापा सीख के आए, फिर पापा सीख के आए, फिर हम सीखें, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये ऐसे ऐसे संस्कृति बदलती रहती है, सिखाते हैं कुछ ना कुछ भाषाएं का प्रयोग। देखोगे कि संस्कृति में कभी देखो शादी में संस्कृति कहते हैं, हिंदू विवाह में कोई डीजे बजा के कोई भोजपुरी गाना सीखता है, नाचता है, कोई हिंदी गाना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे सीख के आए अपने बुजुर्गों से। हमारे कोई बड़े पापा सीखे होंगे, का बुआ फूफा इस कोई ना कोई सीखा होगा। तो जब सॉन्ग बजता तो उन्हीं से सीखते हैं ना, उनकी लैंग्वेज हम पकड़ लेते हैं। गांव घर में जैसे पिताजी पीते
कोई बात ऐसे करेंगे गाली गलौज से तो हम भी वही भाषा यूज़ करने लगते हैं। आए तो जो व्यक्ति जो अपने माँ बाप की रोज़ आवाज़ सुनेगा या जिस मास्टर की जिस लैंग्वेज से सीखेगा उसी लैंग्वेज धीरे धीरे वो उसी में परिवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसा रूप ले लेता है। जैसे देखोगे गांव घर के स्टाइल में लोग गाना बाज जाते हैं। जब दुल्हन घर के जाती तो अलग सॉन्ग होता है, जब विदाई विदाई होती तो अलग सॉन्ग होता है। इस तरह की तमाम तरह की संस्कृति इसी कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो एक दूसरे की बदलती रूप को क्या कहते हैं, बदलते रूप को क्या कहते हैं, संस्कृति। तो संस्कृत परिभाषा देख लो, लिखी है इसमें, हम लिख दिए हैं पहले से। समाज में सदस्य के रूप में, समाज में सदस्य के रूप में एक हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो हम समाज के सदस्य के रूप में हम जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते हैं, संस्कृति कहलाती है। परिभाषा सिंपल है। समाज के सदस्य, जैसे समाज के सदस्य को पता है हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, सदस्य कोई हो समाज का, माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, ये क्या है, समाज के सदस्य हैं। अब ये इनसे जो कुछ हम सीखते हैं तो हम क्या है, एक हम इनसे जो सीखते हैं तो हम अपने ही बच्चों को सिखाएंगे, उस ऑटोमेटिक सीख जाता है लैंग्वेज, ठीक है ना। वो जैसे बोलेगा वैसे बर्ताव करेगा। जैसे किसी के माता पिता दारू पीते हैं तो लड़का जब देखेगा वो भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना ही संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति परिभाषा बहुत आसान है, ठीक है। तो समाज के सदस्य के रूप में जो कुछ भी हम सीखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अति लघु उत्तरी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्ण तथा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्ण का मतलब जानते हो, जाति व्यवस्था जानते हो। जाति में जैसे देखोगे हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई ये सब जाति हैं, ठीक है, धर्म हैं। जाति में से क्योंकि बहुत सी जातियाँ हैं, लगभग 1000-2000 के आसपास जातियाँ बनी हैं। वर्ण कैसे उत्पत्ति हुई, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अत्यधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखोगे इसमें तो जैसे वर्ण का परिभाषा लिखोगे तो वर्ण एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका वर्ण का अर्थ ही होता है रंग, मतलब कलर के आधार पर हम संकेत करते हैं। जैसे देखोगे अफ्रीका के लोग अत्यधिक काले होते हैं, तो उनके साथ क्या है, वो अफ्रीका के लोग काले होते हैं। भारत के लोग गेहूँ कलर के होते हैं। भारत में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, गोरे काले भूरे, ठीक है ना, हर तरह की विविधताएँ हैं। इसी तरह वहाँ के लोग भी, इनमें कहीं ना कहीं देखो व्यवस्था बनी है। वर्ण का मतलब होता है कलर। जैसे देखो कि जब पूरे विश्व में उसका यूरोप का कब्जा था, तो उन्होंने कलर के भेद पर उनको बांट दिया कि जो लोग काले होते हैं बुद्धि कम होते हैं, या उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, उनका माइंड डेवलपमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं उनको अलग, कहीं ना कहीं उनको समाज से अलग रखा गया। बाद में पता चला कि नहीं, कलर से कोई मतलब नहीं है, या कलर के रंग से हम किसी समाज को अलग नहीं कर सकते, या किसी को ये नहीं बता सकते कि कम व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उतने समय अंग्रेज़ों का या यूरोप के लोगों का अस्तित्व था पूरे दुनिया में, राज किए। तो जो व्यक्ति कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जैसे कहेगा वैसे हो जाता है। तो इसी तरह भैंस जो वर्ण में, जाति व्यवस्था में ऐसे ही हुआ। तो अब इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। वर्ण एक शाब्दिक अर्थ है जिसका होता है कलर। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सबसे पहली चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुई है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त श्लोक में मिलती है, जिसके अनुसार हिंदू देवता ब्रह्म के मुंह, भुजा, जांघ, पैर के क्रमशः मुंह से जो सुने होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय का मतलब सुने होंगे भुजा से उत्पन्न हुआ, वैश्य का मतलब सुने होंगे कि जांघ से वैश्य हुआ, शूद्र का मतलब पैर से हुआ। तो इसी क्रम में हमारे ऋग्वेद के मंडलों में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखोगे ऐसे इसी क्रम में हम सामाजिक पद क्रम का निर्माण हुआ है। पद क्रम मतलब एक हिसाब से निर्माण, ऐसे सिर से नीचे के पैर के हिसाब से रख दिया गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, सम विभाजन में जटिलता आई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो लोग उसमें जटिलता आने लगी। फिर उसमें भी बांट दिया, कई जात के अंदर जाति बांट दिया गया कि इसमें कौन सी जाति है।
हर जाति में फिर विभिन्नता आ गई, हर जाति में और बाँट दिया गया, तो जटिलता आती गई। तो जाति व्यवस्था, ठीक है ना, इस व्यवस्था में अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो देख लेते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई तो उत्पत्ति का इसका अर्थ है वर्ण एवं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर सामाजिक विचारकों में अनेक मतभेद हैं। मतलब वर्ण एवं जाति व्यवस्था को लेकर बहुत मतभेद है, बहुत विचारकों ने व बहुत वैज्ञानिक समाजशास्त्रों ने बहुत बड़ा उनमें मतभेद होता गया है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे समाज को लेकर मतभेद कई सिद्धांत प्रचलित किए हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत। राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक जो करते हैं उन अपने अपने सिद्धांत बताएं, जो धार्मिक होते धर्म के हिसाब से जोड़ के बताएं, जो व्यवसायी यानी जो जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके हिसाब से बताएं। परंतु इनमें सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है हर्बर्ट रिसले, जो उन्होंने बताया कि प्रजाति सिद्धांत है, जो जो उन्होंने अपने पुस्तक द पीपुल्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि किस तरह के सबसे अच्छा लोकप्रिय। तो हटन रिवर्स ने बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस तरह की समाज की वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अति लघुत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इनकी परिभाषा तुम पहले लिखोगे, अच्छे लिख दोगे, तो इन्हें से हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे हम जो समझाएं इसी में दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, इन्हीं को बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है। सबसे पहले छोटी परिभाषाएं बहुत सॉलिड और बहुत कम शब्दों में लिखने की कोशिश करी जाए, जो उसका अर्थ एक सांस्कृतिक निष्ठ भाषा होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज या जो जो कॉपी चेक करने वाला हो उसको भी लगे कि नहीं बहुत विषय जानता है, बहुत विस्तार से जानता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखा है, बहुत अच्छे शब्द का चयन किया है। तो राइटिंग से जितना लिखोगे उतना ही अच्छा हमारे लिए है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही पढ़ो। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आने वाला ही है, इनको याद करते रहो और एक बार दो बार और सुनो वीडियो, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। धन्यवाद।